Hello everyone, welcome to our channel. In this video we are going to cover complete current affairs मार्च। इस महीने में हम क्या है जो मार्च महीना है उसका कंप्लीट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमने दो पार्ट में डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हम क्या है टोटल 50 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे एंड पार्ट 2 में अगेन 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो हम मार्च महीने के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या क्या देखेंगे, डिफेंस एक्सरसाइज, सभी राज्य के मुख्यमंत्री या मार्च के इम्पोर्टेंट डेज, कौन कौन से खेल हैं और कौन सी ट्रॉफी उनसे रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट प्राइजेस जो पुरस्कार मिले हैं, और जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन कौन है उसकी लिस्ट देखेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके लेखक, ये सब आदि यहाँ पर इनके अलावा भी बाकी चीज़ें हम देखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में लेक्चर होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? जो मुंबई चर्च गेट स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है। पतंगराव कदम स्टेशन, सीडी देशमुख स्टेशन, नितिन गडकरी स्टेशन या फिर सावित्रीबाई फुले स्टेशन। तो नाम बदलकर क्या किया गया है? सीडी देशमुख स्टेशन अब नाम हो गया है मुंबई चर्च गेट स्टेशन का। किसके नाम पर? सीडी देशमुख, जो कि क्या थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई तो कौन थे? सीडी देशमुख। और अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात की जाए तो कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। कौन से एक्ट के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट। आरबीआई का कौन सा एक्ट था? आरबीआई एक्ट 1934। तो पहले कौन थे भारतीय? सीडी देशमुख। उनके नाम पर ही जो मुंबई चर्च गेट स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया है। और इनको बाद में क्या है वित्त मंत्री के रूप में भी भारत की सेवा करने का मौका मिला। उनका एक कथन है, विश्वविद्यालय जो ग्रंथालय होते हैं विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। मतलब जो लाइब्रेरी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की वो क्या होता है? एक तरह से हार्ट होता है यूनिवर्सिटीज़ का। बाद में वो फिर यूजीसी के अध्यक्ष बने और डीयू के क्या है वाइस चांसलर भी बने थे। उनको अवार्ड कौन से मिले? डॉक्टर ऑफ साइंस 1957 में, रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 में और 1975 में उनको पद्म विभूषण मिला। तो इनके नाम पर ही क्या है ये मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम क्या हो गया है? सीडी देशमुख स्टेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसके नए जो महानिदेशक हैं कौन बनाए गए हैं? राकेश सिंह, पंकज उपाध्याय, राजेश मल्होत्रा या सुनील गर्ग। तो ये कौन है? ये राजेश मल्होत्रा हैं जो कि क्या है पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बनाए गए हैं। कौन? राजेश मल्होत्रा जी। पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पत्र सूचना कार्यालय। ये क्या है जो भारत की सरकार की कोई भी नीति है या योजनाएं हैं या कोई भी कार्यक्रम है उनको क्या है समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सूचना देता है। और उसके बाद ये किस चीज़ में? प्रिंटिंग फॉर्म में। इसका गठन कब हुआ? 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर का है मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो देखिए बेसिकली होता क्या है जो मदर्स हैं उनकी जैसे बच्चा की डिलीवरी हो रही है तब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो बच्चा बचता है तो उसको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने तो क्या किया है यहाँ पर मिल्क मिला करेगा बच्चों को। तो ये कहाँ की सरकार ने की है? उत्तराखंड की सरकार ने। तो उत्तराखंड जो स्वास्थ्य विभाग है उसने राज्य में पहली मातृ दूध बैंक स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके माध्यम से जो नवजात शिशु हैं उनको दूध उपलब्ध कराया जाएगा जिनकी माता की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है।
तो ये देश का पहला इस तरह का पहला मिल्क बैंक होगा। कहाँ की सरकार? उत्तराखंड की। और यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? शुरू क्या हुआ, अब ये खत्म ही हो गया है, तो ये क्वेश्चन पहले बनाया हुआ था, तो कहाँ हुआ? तो पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो बोडोलैंड जो जगह है ये कहाँ पर है? आसाम में है। और ये पश्चिमी आसाम के कोकराझार के बोडोलैंड विश्वविद्यालय में विश्व स्तर पर ज्ञान साझा करने के लिए कब से कब तक? 27 फरवरी से 2 मार्च तक ये चला था। 4 दिन का अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है और इसमें भारत के साथ साथ अन्य जो 14 देश है उनके प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। तो बोडोलैंड, BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, BTR की बात की जाए तो ये एक ऑटोनोमस रीजन है। कहाँ पर? आसाम राज्य में। देखिए ब्रह्मपुत्र जब एंट्री लेती है, पहले सांगपो होती है, फिर एंट्री लेती है वो यहाँ से फिर फ्लो करती हुई वो फिर जब निकल जाती है इधर बांग्लादेश में, तो ये जो रीजन है नॉर्थ वाला रीजन किसका? ब्रह्मपुत्र रिवर का, इसको क्या है? BTR बोलते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। कहाँ पर है? आसाम राज्य में। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो? कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगिरी। तो इसको ऑटोनोमस क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र कब घोषित किया गया था? फरवरी 2003 में। आई होप ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन समझ आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 27 फरवरी से 2 मार्च तक चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? अभी क्या जो ग्राहम रीड थे उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है, जो भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कोच थे। अब उनकी जगह किसने ली है? क्रेग फुलटन ने ली है। क्रेग फुलटन अब क्या है? नए कोच होंगे भारतीय पुरुष हॉकी टीम के। दिलीप टर्की भारतीय हॉकी के अध्यक्ष, भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष, और मनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? SSB। इसके नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, रश्मि शुक्ला, मनोज पांडे या पंकज मोहन सिन्हा। तो फर्स्ट लेडीज है ये SSB की जो महानिदेशक चुनी गई हैं। कौन? रश्मि शुक्ला जी। SSB की बात की जाए तो इसका गठन कब हुआ? भारत चीन युद्ध 1962 के बाद इसका गठन हो गया था SSB का 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। और गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह। और अमित शाह को एक और पद मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का, सहकारिता मंत्रालय का भी कार्यभार किसको मिला हुआ है? अमित शाह जी को। और क्या है ये? गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च को? विश्व वन्यजीव की बात की जाए तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम क्या रही है? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कब से मनाया जा रहा है ये? 20 दिसंबर 2003 को 13 को। ये क्या है? जो UNG है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इसको क्या है नियुक्त किया था, तब से यह दिवस मनाया जा रहा है। कब? 3 मार्च से मनाया जाता है। कुछ प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ऐसे ही कुछ ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है दोनों, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ये भी याद रखने लायक। मार्च महीने के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 मार्च को क्या है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है।
3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 9 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस, 10 मार्च को CISF की स्थापना दिवस और 14 मार्च को पाई दिवस एंड 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और 24 मार्च को टीबी रोग दिवस एंड 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। ये इम्पोर्टेंट डेज है मार्च महीने के, एक बार इन पर नज़र घुमा लीजिए। क्वेश्चन में क्या है, किसी भी जो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है? 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? एलेस बालियात्स्की को। जो उनके देश की सरकार है बेलारूस की, उन्होंने क्या है, इन पर 10 साल की सजा सुनाई गई है। ये कौन है? एलेस बालियात्स्की। इन पर आरोप क्या लगे हैं? आरोप ये लगे हैं कि जो सरकार में जो विरोधी प्रदर्शन होते हैं बेलारूस में, उन पर उनको ये समर्थन देते, ऐसा इन पर आरोप लगा है और इनको 10 साल की सजा सुनाई गई है, दोषी ठहराया गया है। तो किस देश के हैं? बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इनको क्या है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेखानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए, जब से नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया था, उसके बाद से एक भी महिला MLA नहीं बनी थी। फर्स्ट MLA कौन? हेखानी जखालू, जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो ये क्या है, अभी MLA बनी है, फर्स्ट MLA। इनके साथ साथ एक और MLA बनी है, कौन? सहलू हुतून क्रूजे। ये क्या है, ये भी सेकंड MLA है। फर्स्ट का तगमा किसको मिला है? हेखानी जखालू को, फर्स्ट MLA का। और सेकंड MLA कौन बनी है? सहलू तुनु क्रूजे। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में, उसके बाद से ये पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड? तो जो अशोका ने स्तूप, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने जो स्तूप बनवाए थे, ये भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी, जैसे अफगानिस्तान में भी मिल जाते हैं देखने को, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, नेपाल में। तो यहाँ पर स्तूप कहाँ मिला है 1300 साल पुराना? ये मिला है कहाँ? उड़ीसा राज्य में। जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने उड़ीसा के जो जाजपुर जिला है, वहाँ पर खोंडोलाइट खनन स्थल पर जो इस स्तूप के जो अवशेष हैं वो वहाँ यहाँ से प्राप्त किए हैं। जो खोंडालाइट है, खोंडालाइट क्या है? कायांतरित चट्टानें, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं और ये विशेषकर कहाँ पाई जाती हैं? जो इंडिया का पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग है, इस वाले एरिया में ये पाई जाती हैं खोंडोलाइट रॉक्स। और विशेषकर किस राज्य में? ये विशेषकर उड़ीसा राज्य में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महालेखा नियंत्रक CGA किसको नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, DY चंद्रचूड़, SS दुबे या R वेंकट रमणी? तो किसको चुना गया? SS दुबे जी को। कौन? महालेखा नियंत्रक, ये कौन है? SS दुबे हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू की बात की जाए तो ये CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड DY चंद्रचूड़ ये CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के। और R वेंकट रमणी क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल। तो महालेखा नियंत्रक जो होता है सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है, जो भी लेखा से रिलेटेड जानकारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कौन करते हैं?
ये महालेखा नियंत्रक करते हैं। और कौन बने हैं अभी महानिदेशक? ये SS दुबे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? पहला क्वेश्चन यही उठता है, संतोष ट्रॉफी किससे रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। और इस बार का जो फाइनल है वो किसने जीता? कर्नाटका ने जीता है। किसको हराकर? मेघालय को। मेघालय क्या रहा है? उप विजेता रहा है। तो ये क्या है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है, विजेता कर्नाटक रहा, उपविजेता मेघालय रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रोबिन यादव रहे, कौन सी टीम के? कर्नाटक के। गोलकीपर कौन रहे? गोलकीपर ऑफ द चैंपियनशिप रजतपाल लिंगदहो। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? पश्चिम बंगाल ने जीती है। कितनी बार? 32 बार टोटल ये जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डैश के लिए यूपी राही ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए किया है ये? रोडवेज बसों के लिए, या फिर मेडिकल कॉलेज, पुलिस स्टेशन, या फिर रेलवे स्टेशन? तो नाम से ही पता लग रहा है राही। राही ये क्या है? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होगा, ये रोडवेज बसों से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश सरकार परिवहन विभाग द्वारा क्या है, जो सफ़र करते हैं बसों में यात्री, वो क्या है अब एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एडवांस बुकिंग। कौन सी ऐप पर? यूपी राही ऐप पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के लिए 2023 पैन नोबोकोव पुरस्कार मिला है? मैक्स कालिदास, एनी कार्सन, नगुगी वा थियोंगो, या फिर विनोद कुमार शुक्ला? तो इस बार का यह अवार्ड पैन नाबोकोव मिला है किसको? विनोद कुमार शुक्ला को। और विनोद कुमार शुक्ला क्या हैं? एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। उनकी कुछ कीर्तियां हैं, जैसे लगभग जय हिंद, पेड़ पर कमरा, और एक फेमस है दीवार में एक खिड़की रहती थी। उसके लिए इनको 1999 में क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ लेखक और समकालीन प्रोफेसर विनोद कुमार शुक्ला को यह अवार्ड मिला है। और इनको 1999 में क्या है, दीवार में खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 2022 के कौन विजेता थे? 2022 के नगोगी वा थियोंगो थे। पैन नाबोकोव मिला था इनको 2022 के लिए। और एनी कार्सन ये 2021 में इनको मिला था। तो ये भी याद रख लेना, 2022 और 2021 के यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नगुगी 2022 और एनी कार्सन 2021 और 2023 विनोद कुमार शुक्ला। तो ये कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, इनको इस बार का यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है सतना, भिंड, मऊगंज या फिर इटारसी। अब से पहले 52 जिले थे एमपी में, लेकिन जो ये नया जिला बना है मऊगंज, ये मऊगंज क्या है? जो रीवा जिला है, रीवा जिले के अंदर एक तहसील हुआ करता था और अब क्या है, तहसील से वो एक जिला बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यह घोषणा की थी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, मऊगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? न्यायमूर्ति अमित शर्मा, न्यायमूर्ति संजय वी गंगापुरवाला, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा या न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अमित शर्मा। ये क्या है? हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन है? न्यायमूर्ति संजय वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। विद्या देवी भंडारी, रामचंद्र पौडेल, पुष्प कुमार दहल और शेर बहादुर देवबा।
तो नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल, किसकी जगह ली है इन्होंने, विद्या देवी भंडारी की जगह ली है। और पीएम की बात की जाए तो पुष्प कुमार दहल क्या है, नए पीएम बने थे और किसकी जगह ली थी, शेर बहादुर देववा की जगह ली थी। अगर पूछा जाए नेपाल के पीएम तो पुष्प कुमार दहल और प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। ये कौन है, रामचंद्र पौडेल है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है। सर डेविड चिपरफील्ड, फ्रांसिस कैरे, एनी लैकाटन और जीन फिलिप, या फिर सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्रीतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को, ये सर डेविड चिपरफील्ड है। और 2022 का पूछा जाए तो फ्रांसिस कैरे को मिला था, और 2021 का एनी लैकाटन और जीन फिलिप को मिला था। तो 2022 के भी याद रख लेना फ्रांसिस कैरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आया चक्रवात फ्रेडी कहाँ टकराया। साइक्लोन फ्रेडी टकराया मोजाम्बिक और मालावी से, और यहाँ पर जान माल की हानि भी देखने को मिली, कहाँ पर, मोजाम्बिक और मालावी के तट पर टकराया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान या फिर रवांडा। देखिए टेररिज्म से पाकिस्तान भी परेशान है, सीरिया भी, अफगानिस्तान भी, रवांडा भी, इवन ऐसा सुनने में आता है कि ये यहाँ पर जो इनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट भी करते हैं टेररिज्म को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ अफगानिस्तान। वहाँ की सरकार भी उखाड़ फेंकी थी इससे पहले, और यहाँ पर अब क्या है, तालिबान का राज चलता है, तालिबान की सरकार चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 19 नए जिले और 3 नए मंडलों की घोषणा की है। तो ये क्या है, जो राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, अशोक गहलोत जी ने, कि 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनेंगे। तो कौन से राज्य में यह बन गए हैं, राजस्थान राज्य में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है। जो जनरल बिपिन रावत जी थे, उनका क्या है, जो प्लेन क्रैश था उसमें डेथ हो गई थी, तो उन्हीं से रिलेटेड यह बुक लिखी है। रचना बिस्ताव रावत ने, तरुण पिथोड़े या संजीव सान्याल या आर जगन्नाथन ने। तो यह किताब लिखी है रचना बिसावत रावत ने, किस से रिलेटेड, जनरल बिपिन रावत से रिलेटेड, और टाइटल क्या दिया है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। जो अनएम्प्लॉय मतलब बेरोजगार युवा हैं, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर क्या है, अब इनको मासिक भत्ता दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है, भूपेश बघेल, उन्होंने यह घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की संयुक्त राष्ट्रीय सूची से बाहर हुआ है। जो देखिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जो कम विकसित देश होते हैं, उनकी सूची से बाहर हुआ है अभी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। इसमें बाहर हुआ है अभी हाल ही में भूटान देश हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज भूटान। तो अब किस में आ गया है, डेवलपिंग नेशन में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने % की बढ़ोतरी की है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या है, डीए बढ़ा दिया गया है, और डीए कितना बढ़ा दिया गया है, 4%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के राज्यपाल ने पहला केरल
पुष्पकारांगल पुरस्कार किन श्रेणियों में दिया? केरल ज्योति, केरल प्रभा, केरल श्री या फिर सभी श्रेणियों में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों श्रेणियों में, केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। जैसे पद्म पुरस्कार मिलते हैं ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, तो उसी की तर्ज पर केरल राज्य ने यह 3 जो पुष्करांगल है पुरस्कार, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये किसके द्वारा दिए गए? जो वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने क्या है यह अवार्ड दिए हैं कि, और किस किस को मिले हैं? जो केरल ज्योति पुरस्कार मिला है ये एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। ये केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए मिलता है केरल ज्योति। दूसरा किसको मिला है? दूसरा मीन्स केरल प्रभा, ये मिला है ममूटी जो कि अभिनेता हैं, और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी टी माधव मेनन और लेखक ओमचेरी एन पिल्लई को मिला है। और जो ये केरल श्री है, केरल श्री ये लेखक और कार्यकर्ता संत परमेश्वरन, जादूगर गोपीनाथ मुदुकड़, मूर्तिकार कनाई कनीरामन, ये नाम इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणियों में। किसके द्वारा दिया गया? गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा तो केरल ज्योति पूछ सकते हैं, एमटी वासुदेवन नायर के द्वारा को मिला है यह अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला महिला प्रीमियर लीग किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स या फिर गुजरात जायंट्स? तो देखिए ये वुमेन का पहली बार क्या है प्रीमियर लीग हुआ आईपीएल की तर्ज पर। तो वुमेन प्रीमियर लीग WPL किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता। किसको हराकर? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगर बात की जाए आयोजन की, तो आयोजन कब से? 4 मार्च से 26 मार्च तक चला। और कुल इसमें टीमें कितनी थी? 5 टीमें थी। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, उसके बाद यूपी की टीम थी और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 5 टीमों ने इसमें भाग लिया और फाइनल मुंबई इंडियंस ने किसको हरा कर जीता? ये दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता। अगर यहाँ पर बात की जाए पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप किसको मिला? हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज किसके लिए खेलती हैं? ये राष्ट्रीय टीम जो वेस्ट इंडीज की टीम है उसके लिए खेलती हैं। लेकिन और यहाँ पर इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला? इमर्जिंग प्लेयर यस्तिका भाटिया को मिला था। और ऑरेंज कैप किसको मिला? ऑरेंज कैप मिला मैग लेनिन को। ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप कब मिलता है? जब सबसे ज़्यादा आपके रन हो, तो ये मिला मैग लेनिन को। और जब सबसे ज़्यादा विकेट हो तो ये किसको जब विकेट मिलता होते हैं तो पर्पल कैप मिलता है, ये हेली मैथ्यूज को। इमर्जिंग प्लेयर यस्तिका भाटिया को। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी किसको मिला? हेली मैथ्यूज को। उन्होंने क्या है टोटल 16 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योसांग उत्सव। ये क्या है? उत्सव 7 दिन तक चलता है। किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर, सिक्किम, लद्दाख या फिर गोवा में? तो ये 7 दिन तक चलने वाला उत्सव ये मनाया गया मणिपुर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको मिला है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत, प्रोफेसर शरद पगारे या फिर रामविलास शर्मा को? तो इस बार का जो व्यास सम्मान है 32वां व्यास सम्मान किसको मिला? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। उनका उपन्यास किसके लिए? पागल खाना के लिए। और उनसे पहले जो मिला है ये 31वां किसको मिला था? असगर वजाहत को। और 30वां शरद पगारे को मिल चुका है। तो ये नाम भी याद रखना। अगर पूछा जाए सबसे पहला किसको मिला, अगर फर्स्ट व्यास सम्मान किसको मिला? ये रामविलास शर्मा को मिला। तो ये कौन है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, जिनको पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान मिला है। बात की जाए व्यास सम्मान की, इसकी स्थापना कब? 1991 में हुई थी। और पहला व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को
ये क्या भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला। व्यास सम्मान किस में मिलता है? लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। व्यास सम्मान 1991 से शुरू हुआ, किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, और के बिड़ला फाउंडेशन ही सरस्वती सम्मान भी देता है। इसमें पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए दी जाती है और इसके साथ एक सर्टिफिकेट टाइप भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला? शिवाशंकरी, रामदरस मिश्र, शरण कुमार लिम्बले या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिवाशंकरी को। शिवाशंकरी को किसके लिए? सूर्य वंशम के लिए मिला है। और उनसे पहले जो 31वां था वो किसको मिला? 31वां रामदरस शर्मा को, और 30वां किसको मिला? ये मिला था शरण कुमार लिम्बाले को। और पहला अगर पूछा जाए तो हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ये कौन है? ये शिवाशंकरी हैं, इनको इस बार का क्या है? सरस्वती व्यास सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान ये क्या है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और जिस जो 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उनके लिए ये दिया जाता है सम्मान। इसमें क्या है? सोल मिलता है 15 लाख रुपए और प्रतीक चिन्ह मिलता है। आरंभ कब हुआ? 1991 से। पहला किसको मिला? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। जब हमने अभी पीछे बताए हैं सारे डेज, तो वहां पर बताया था 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव, नीलिमा श्रीधर, श्रेया सिंह या रूपाली मिश्रा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव जी बनी है, और ये देश की पहली महिला ड्राइवर भी बनी थी। कब? 1988 में। और पहली लोको पायलट का खिताब इन्हीं को ही मिला जाता है, श्री सुरेखा यादव जी को। ये कौन है? ये सुरेखा यादव है, फर्स्ट महिला लोको पायलट, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस की हो या ट्रेन की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? मुंबई, होतान, लाहौर या भिवानी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। सबसे प्रदूषित शहर का खिताब इस बार इसको मिला है। और सेकंड पर कौन रहा है? होटन। थर्ड पे कौन रहा है? भिवाड़ी। ये कहाँ है? राजस्थान में है भिवाड़ी। और इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। फोर्थ पर क्या है? दिल्ली रहा है। अगर क्रम पूछ लिया जाए आपसे, ये यूपी पीसीएस या यूपीएससी वगैरह में क्रम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 27 मार्च या 28 मार्च। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? लुइस कैफरेली, डेनिस पार्नेल सुलीवन, जीन पियरे सर्रे, नील्स हेनरिक एबेल। तो यह अवार्ड गया है इस बार का 2023 का लुइस कैफरेली को। अगर 2022 का पूछा जाए तो डेनियस पार्नेल सुलीवन को मिला था। और किसकी याद में दिया जाता है? नील्स हेनरिक एबेल की याद में दिया जाता है। और पहला किसको मिला? जीन पियरे सर्रे को। तो ये पहला भी याद रखना, और इससे पिछला जो ये 22वां मिला है ये भी याद रखना, डेनिस पार्नेल सुलीवन, और इस बार का लुइस कैफरेले को दिया है। ये कौन है? ये लुइस कैफरेले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून ग्लोबल अमीर लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय हैं? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी या फिर रतन टाटा। तो जो ये गौतम अडानी है इनकी रैंक अब काफ़ी गिर चुकी है, और अब खिताब जो भारतीय अमीर होने का है वो किसको फिर से मिल गया है? मुकेश अंबानी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश, कौस्तव चटर्जी, प्रणव एम या फिर आकाश। तो यह अवार्ड मिला है किसको? डी गुकेश को। और ये किसके द्वारा दिया गया है? एशिया शतरंज महासंघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मंगोलिया, भारत और जापान, भारत और यूएई, भारत और श्रीलंका। तो नोमैडिक एलिफेंट जो अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हैदराबाद, जयपुर, पुणे या फिर कानपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैदराबाद में यह बायो एशिया समिट हुई थी। तो यह क्या, एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन जिसको बायो एशिया के नाम से जाना गया, ये कहाँ हुआ? तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। और थीम क्या थी? सहयोग की भावना का उत्सव मनाने और मानव समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? हरि प्रसाद या हरि बालकृष्ण, नमित मुरली या पीयूष मित्तल। तो ये आंसर यहीं लिखा है, तो ये किसको मिला है? हरि बालकृष्ण को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ये क्या है? वर्तमान में MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि USA की है, वहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। उन्हें अवार्ड किसके लिए मिला है? हरि बालकृष्ण को, जो वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सेंसिंग है या फिर विस्तृत सिस्टम है, इनकी खोज के लिए दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? मार्कोनी पुरस्कार। ये कौन है? ये हरि बालकृष्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता है? लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर एम्बापे या फिर नेमार। तो ये मिला है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मेसी को। और मेसी कहाँ के प्लेयर हैं? अर्जेंटीना के। रोनाल्डो कहाँ के हैं? रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। ये कौन है? ये मेसी हैं जिनको यह इस बार का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा के क्रू मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा का जो क्रू मिशन है इसको लॉन्च किया है किसने? स्पेस एक्स, इसरो, जापान या फिर दक्षिण अफ्रीका ने। तो करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के जो मालिक हैं वो कौन है? एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मोबाइल कंपनी ने 60 वर्षों में पहली बार अपना लोगो बदला है? सैमसंग, नोकिया, लावा या फिर ब्लैकबेरी। तो ये मोबाइल कंपनी नोकिया है जिसने अपना लोगो अब बदल दिया है 60 साल बाद। ये क्या है? नया लोगो है किसका? नोकिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के प्रमुख विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निकोला फोकस या फिर गीतांजलि श्री, गीता गोपीनाथ या फिर सुनीता विलियम। तो करेक्ट आंसर क्या है? निकोला फोक्स, जो कि नासा की चीफ साइंटिस्ट बनी है, जो विज्ञान डिपार्टमेंट है उसमें। तो ये निकोला फोक्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसाम के किस एनजीओ को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये एनजीओ तपोवन, उपवन, वाटिका या फिर पवन हंस को। तो ये करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, तपोवन को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक, ये कहाँ पर है? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। यहाँ से एलिफेंटा गुफाओं तक क्या है? तैर कर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश, राजीव बहल, पुनीत गिरी या फिर अभिषेक मित्तल। तो करेक्ट आंसर क्या है? कृष्ण प्रकाश, जो कि IPS हैं, उन्होंने यह तैरकर पार की है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक। ये कौन है? IPS कृष्ण प्रकाश जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? 98, 112 या फिर 126 या 148? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत की रैंक 126 है। अगर सबसे खुशहाल देश की बात की जाए तो सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। इनका क्रम पूछ लिया तो फिनलैंड के बाद फिर डेनमार्क है और फिर आइसलैंड है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो चाहे आपसे क्रम पूछ लें, चाहे भारत की रैंक पूछ लें, कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट पे फिनलैंड, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे आइसलैंड और सबसे लास्ट में कौन सा देश है खुशहाली के मामले में? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च या फिर 10 अप्रैल को? तो CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। यह क्या एक अर्धसैनिक बल है और जिसका काम क्या होता है, जो सरकारी कारखाने होते हैं या अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी, जो संस्थाएं हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका गठन कब हुआ? 1969 में हुआ। दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा, दिल्ली मेट्रो में किसके जवान रहते हैं? वो भी CISF के जवान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है? जय हो, नाटू नाटू, वंदे मातरम या श्रीवल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर है नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए यह अवार्ड मिला है। कौन सी मूवी? RRR मूवी के लिए। जो नाटू नाटू है किसका सॉन्ग है? RRR मूवी का सॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? द एलिफेंट विस्परर्स, नवेलनी या फिर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस या RRR? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो एक बार हम क्या है, अभी ये जितने भी ऑस्कर अवार्ड मिले 2023 में वो 1 बाय 1 देख लेते हैं। RRR मूवी के लिए जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको क्या है अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। किसके लिए? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। और ये कौन सी मूवी का है? RRR। इसके डायरेक्टर कौन है? S राजामौली। म्यूजिक किसने दिया है? MM केसरवानी ने। और अरेंजमेंट किसने किया है? काला भैरव ने। लिरिक्स किसके हैं? चंद्र बोस के। और सिंगर कौन है? राहुल सिपलीगंज और काला भैरव। और कोरियोग्राफर कौन है? प्रेम रक्षित। तो ये नाम याद रखने, कोरियोग्राफर का नाम याद रखना प्रेम रक्षित। मूवी कौन सी है? RRR। कौन सा सॉन्ग है? नाटू नाटू सॉन्ग। और इसके निर्देशक कौन है? SS राजामौली। स्टोरी किसने लिखी थी RRR की? V विजेंद्र कुमार ने। यह जो मूवी है दो देशभक्तों की कहानी है जो अपने अपने अंदाज में लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें एक्टर कौन है? रामचरण है। और उसके साथ साथ कौन है? जूनियर NTR। इसके साथ साथ और भी अभिनेता अभिनेत्री हैं। दूसरा अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स के लिए। ये क्या है? एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट है, छोटी फिल्म है, उसके लिए इसको यह अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्पर्स को। द एलिफेंट विस्पर्स की बात की जाए, इसके निर्माता कौन है? गुनीत मोंगा। और डायरेक्टर कौन है? कार्तिकी गोनसाल्वेस। यह भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। द एलिफेंट विस्पर्स यह एक तमिलनाडु के बुजुर्ग दंपति बमन और बेली की कहानी है। यह क्या है कि जो मधुमलाई नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, उसमें क्या है जो हाथी हैं, अनाथ हाथी हैं, उनकी सेवा करते हैं। और एक हाथी का बच्चा क्या है घायल हो जाता है और उसकी जिम्मेदारी यह कपल निभाता है। तो उसी को लेकर ये क्या है एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। तो इसको भी यह अवार्ड मिला है ऑस्कर्स में। तो टोटल कितने अवार्ड मिले हैं? 2 अवार्ड, एक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए। जो ऑल दैट ब्रेथ्स, ये इसको क्या है नाकामयाबी मिली है। मीन्स ये क्या है
नवनेली ने क्या है ये अवार्ड जीता है, कौन सा, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए। और किसको हराया है इन्होंने, ऑल दैट ब्रीथ्स के लिए। तो भारत को एक और अवार्ड आ जाता, लेकिन यहाँ पर नाकामयाबी हाथ लगी। तो किसने जीता, नवेली ने। ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए तो ऑस्कर का इतिहास देखते हैं। ऑस्कर कब से दिया जा रहा है, कब स्टार्ट हुआ, कौन सी संस्था देती है, कौन से देश में यह होता है, तो ये सब हम देख लेते हैं। ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए, इसको अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर जो पुरस्कार है यूएसए, अमेरिका की संयुक्त राज्य अमेरिका की जो नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस है, उसके द्वारा जो फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है। अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, तो कई श्रेणियां हैं, उनमें यह अवार्ड दिया जाता है। यह इसका इतिहास 94 ईयर्स पुराना है। यह कब से दिया जा रहा है, 1929 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। और भारत में पहली बार किसको मिला था, भानु अथैया को मिला था। किसके लिए, यह कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन सी फिल्म के लिए मिला है, गांधी फिल्म के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था। तो 1995 में अकेडमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर अवार्ड की बात की जाए 95वां है यह, जो अब मिला है 13 मार्च को इसका क्या है, डिक्लेरेशन हुआ है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को क्या है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। यह उसका पोस्टर है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो नाम याद रखना है, इसको टोटल 7 अवार्ड मिले हैं इस फिल्म से रिलेटेड। बेस्ट फिल्म, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो किसको मिला है, डैनियल क्वान और डैनियल सीनर्ट को, दोनों को मिला है। डैनियल क्वान और डैनियल सीनर्ट को, दोनों को किसके लिए, कौन सी फिल्म के लिए, इनको मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही इनको अवार्ड मिला है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इस मूवी को क्या है, बेस्ट फिल्म का दर्जा मिला है। और जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो भी किसके हैं, इसी मूवी के हैं, डैनियल क्वान और डैनियल सीनर्ट। बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, ब्रैंडन फ्रेजर को। कौन सी मूवी के लिए, द व्हेल मूवी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, द व्हेल मूवी के लिए किसको मिला है, ब्रैंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो ये क्या है, किसको मिला है, मिशेल यो को मिला है। मिशेल यो कौन सी मूवी के लिए, सेम वही मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो नाम ये रट जाना चाहिए अगर कहीं भी पूछा जाए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इसको क्या, इनको क्या मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के ह्यू क्वेन को मिला है। कौन सी मूवी के लिए, ये भी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही मिला है। नाम आपको याद रखना है, के ह्यू क्वेन, ये कहाँ के हैं, जापानीज हैं। और नेक्स्ट किसको मिला है, ये बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जैमी ली कर्टिस, ये मेल नहीं है फीमेल है, तो कंफ्यूज मत होना है फोटो देख के। तो जैमी ली कर्टिस को किसके, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स का अवार्ड नवलनी को मिला है। इन्होंने किसको हराया इस अवार्ड में, ऑल दैट ब्रेथ्स को, ऑल दैट ब्रेथ्स को हरा के ये इन्होंने अवार्ड जीता था नवेली ने, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर्स का। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में, ये यहाँ पर क्या है, शॉर्ट फिल्म की बात की जा रही है, तो ये किसको मिला है, द एलिफेंट विस्परर्स को, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। और इसका हमने बताया है कि ये अनाथ जो मधुमलाई नेशनल पार्क में हाथियों की देखभाल के लिए डॉक्यूमेंट्री है, उसके लिए इसको क्या है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड की बात की जाए तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला है, ये नाटू नाटू को। कौन सी मूवी है, RRR, ये सब हम बता चुके। डायरेक्टर कौन है, म्यूजिक किसने दिया है, अरेंजमेंट किसने किया, लिरिक्स किसके है, चंद्र बोस के। सिंगर कौन है, कोरियोग्राफर
प्रेम रक्षित हैं। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 के दौरान चैडविक बोसमैन को श्रद्धांजलि दी गई और बोसमैन का 2020 में निधन हो गया। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर 2023 में बतौर प्रेजेंटर हिस्सा लिया है। अब से पहले अगर बात की जाए तो भारत को कौन कौन से ऑस्कर अवार्ड मिले हैं एक बार देख लेते हैं। भानु अथैया, ये भानु अथैया हैं, इनको किसके लिए, जो गांधी फिल्म आई थी 1983 में उसके कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए यह अवार्ड मिल चुका है। किसको, भानु अथैया को। उसके बाद किसको मिला है, सत्यजीत रे को। कब, 1999 में। यह दूसरे भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद रसूल पोकट्टी, इनको जो 2008 में आई थी स्लमडॉग मिलियनर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी का अवार्ड मिला था रसूल पोकट्टी को। AR रहमान, इनको स्लमडॉग मिलियनर के लिए ही अवार्ड मिला है। स्लमडॉग मिलियनर कब आई थी, 2008 में आई थी और उसके लिए इनको क्या है, म्यूजिक और सॉन्ग देने के लिए है यह अवार्ड मिला है। कौन सा सॉन्ग था, जय हो। और नेक्स्ट अवार्ड किसको मिला है, ये गुलजार साहब को मिला है। इन्होंने क्या है, जो गीत लिखा था स्लमडॉग मिलियनर का, उसके लिए अवार्ड मिला है। तो यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 1 में हमने टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और हम आपके सामने फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में भी टोटल 50+ क्वेश्चन से रहने वाले हैं। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, जो हमने इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखे इनका रिवीजन कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप हमारा स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।